हरियाणा। नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, किसी भी राजनीतिक दल के लिए गलत दावेदार का चुनाव निश्चित तौर पर पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारे साथ हैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से ललित बत्रा जी। बत्रा जी, आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा सारा परिवार जब पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुआ सोनीपत जी, तब से हमारे फादर जो थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे जी। और सोनीपत में जो 4 लोगों ने संघ की स्थापना की, संघ का काम शुरू किया, ही इज वन ऑफ देम। तो बाल्यकाल से हम शाखा में जाते थे संघ की। तो वहाँ जाते जाते 1975 के अंदर इमरजेंसी लगी थी देश में। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करके सभी दलों पर, राजनीतिक दलों पर बैन लगाया था, सभी मीडिया चैनल्स पर बैन लगाया था। तो उसके विरोध में संघ ने डिसाइड किया था पूरे देश में कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे देश में ये काम शुरू किया। तो उस समय मैं मात्र 13 वर्ष का था और 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तो संघ की योजना से मुझे कहा गया कि आपने भी सत्याग्रह करना है। तो सोनीपत से भारत माता की जय, इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल और इस प्रकार के नारे लगाते हुए हम रोड्स पर निकले। और जब रोड्स पर गए वहां तो हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके हमारी प्रताड़ना की काफी। और उसके बाद हमें रोहतक जेल में भेज दिया। और रोहतक जेल में हम रह करके, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, तो जब एग्जाम देने के लिए आए तो एक हाथ में हथकड़ी होती थी और एक हाथ से एग्जाम देते थे और पुलिस वाला हमारे साथ बैठता था। ऐसा करके हमने 13वीं कक्षा में, जब 13वीं वर्ष में था, 9वीं कक्षा का एग्जाम देने के लिए रोहतक से मैं आया था। तो उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद से, क्योंकि 81 में कॉलेज में चले गए थे, तो भारत से विद्यार्थी परिषद से जुड़े। विद्यार्थी परिषद से हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, सुनील कौशल जी। तो उनके साथ हमने काफी काम किया। बत्रा जी, आपकी सामाजिक गतिविधियां क्या रही? आप सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपने ऐसे कौन सी समस्याएं देखी हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, मुझे टिकट दी जाती है पार्टी के द्वारा, तो मैं इन समस्याओं को सबसे पहले ठीक करना चाहूंगा? देखिए, अभी मैंने 3 वर्ष पहले जी यहाँ पर मेयर का चुनाव लड़ा। पार्टी ने मुझे बुला करके टिकट दी और मैंने 59,000 वोट यहाँ पर प्राप्त किए। और जिस दिन से मैंने 59,000 वोट प्राप्त किए, मेरे अंदर एक ऐसा हौसला आया कि मुझे जनता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जनता मुझे पसंद करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सोनीपत विधानसभा और कुछ गांव उसमें जुड़े थे और कुछ टिकट हमने जेजेपी को दी थी, भारतीय जनता पार्टी का कुछ समझौता था। तो उन गांवों से मैं 13,000 वोटों से हारा। पर सोनीपत विधानसभा जो अपने आप में थी, उससे मैं थोड़ा सा जीत करके गया। तो उस समय से लेकर के आज तक आप सोनीपत की जनता से भी पता करिए, आपको पता लगेगा। क्योंकि खाली मैं जो कहूंगा, मैं तो अपनी फेवर की बात कहूंगा, पर मजा तब आएगा जब आप जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि 3 साल हो गए, 4 साल ललित बत्रा जी को आपके बीच में आए हुए, कि उनकी वर्किंग कैसी है। अगर वो आपको जो बात मैं कह रहा हूं वो सत्य बताएं तो मेरी बात को ओके कर देना, नहीं तो मान लेना कि मैंने झूठ बोला मीडिया के सामने। देखिए, मैं अपने ऑफिस में सुबह 11 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे तक पब्लिक डीलिंग के लिए बैठता हूँ। और भगवान की कृपा से मेरी काम करने की जो शैली है बाकी लोगों से, विधायकों से अलग है जी। मैं तुरंत मौके पर, मान लो आप समस्या लेकर के आए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा भी आप अपना कागज दे जाओ, मेरे पीए को लिखवा दो, मैं फोन कर दूंगा, देख लूंगा, नहीं। आप मेरे सामने बैठेंगे और मैं आपकी तुरंत समस्या का संबंधित अधिकारी को फोन करके साथ के साथ कर दूंगा। और मान लो आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि 100 के 100% काम हो, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि मेरा काम ये ठीक नहीं है और ये काम इस वजह से नहीं हो रहा। यानी पिछले 4 साल के अंदर जो जनता ने मेरी कार्यशैली देखी, शायद उसी का परिणाम है कि इतना लोग मुझे आज पसंद कर रहे हैं।
बत्रा जी, आपने अभी बताया कि आप संघ से जुड़े रहे, तो संघ को आप किस रूप में परिभाषित करना चाहिए? देखिए, संघ एक ऐसी संस्था है जहां पर व्यक्ति निर्माण का काम होता है जी। वो राजनीतिक, डायरेक्ट राजनीति में नहीं वो करते, इन्वॉल्व नहीं होते, पर उनके दिए हुए संस्कारों के द्वारा हम राजनीति में काम करते हैं जी। तो आज अभी जो हमने मेयर का चुनाव लड़ा, कुछ संक्षिप्त में बताइए आप संघ। देखिए, संघ के अंदर जैसे मैंने बताया व्यक्ति निर्माण का काम होता है। मुझे तो याद है, मुझे तो अपना ये भी याद नहीं संघ प्रवेश मेरा कब का है। जन्म से ही पिताजी के साथ छोटे से थे, बाल काले में पहली दूसरी में पढ़ते होंगे, तब से शाखा में जाना शुरू किया और मैं सौभाग्यशाली रहा कि संघ की शाखा में जाकर के जो मैंने संस्कार लिए, आज वो सोनीपत की जनता आपको बता सकती है। मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। मैंने अभी जो मेयर का चुनाव लड़ा, उस मेयर के चुनाव में मैंने, आप मेरी वीडियो निकाल करके देखेंगे, मेरे भाषण का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मैं सोनीपत में बदलाव चाहता हूं, राजनीतिक बदलाव चाहता हूं। सोनीपत को मैं पंचकुला की तर्ज पे डेवलप करना चाहता हूं। वहां पर उन्होंने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि जनता को ध्यान रहे कि मेरा IQ क्या है जी, मैं क्या करना चाहता हूं जी। मान लो जनता मुझे पार्टी मौका देती है और जनता मुझे चुनती है, तो मेरे IQ क्या है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं सोनीपत को एक सुंदर, मैं एक सुंदर शहर बनाना चाहता हूं, जो कि आज तक के, देखिए जितने भी हमारे विधानसभा में जीते लोग, आप उनकी बैकग्राउंड उठा करके देखिए, पैसे के आधार पर अनाप शनाप पैसा देके कुछ बांट करके, घड़ियां बांट के, जग बांट के और वॉशिंग मशीन तक लोगों ने बांटी हैं। वो बांट करके चुनाव तो जीत गए। मैं अब जैसे जिस भी मोहल्ले में जाता हूं, मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं कि जो यहां का विधायक था पिछले 5 साल में आपकी गली में आया क्या? एक भी गली से मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि विधानसभा जीतने के बाद वो कभी आपके इलाके में आए हैं जी। और मैं रेगुलर जो है, शाम को मेरे कार्यक्रम, चाय के कार्यक्रम होते हैं और हर गली में होते हैं। आज एक भी गली ऐसी नहीं है सोनीपत की जहां पर अपने साथी नहीं बैठे, अपने कार्यकर्ता नहीं बैठे, और जहां के लोगों जो मेरे पास समस्या लेके आते हैं उनका मैंने काम ना किया। तो पंचकुला की तर्ज पर मैं सोनीपत को बनाना चाहता हूं। आप देखिए, पंचकुला के अंदर जाइए आप, कितनी भी तेज बारिश हो जाए, 15 मिनट के बाद आपको वहां पानी नहीं मिलेगा। पानी की निकासी का प्रबंध अच्छा है। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि सारी लाइटें उन्होंने अंडरग्राउंड कर दी हैं, तारे उनकी, सारी कंक्रीट की सड़कें बनाई हैं उन्होंने, और सीवर उन्होंने क्रम से किया। पहले सड़क की खुदाई की, उसमें सीवर डाला, बिजली की लाइन डाली, उसके बाद जाकर के उसके ऊपर कंक्रीट डाली, सीवर की लाइन डाली, उसके बाद कंक्रीट डाली। यानी मैंने भी जो है सोनीपत में जो हमारे मेयर बने थे निखिल बदान, जब वो अपोजिशन में थे, आज तो हमारी पार्टी में, तो उस समय उनको भी मैंने ये सुझाव दिया था कि आप मेयर बने हो, आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको काम की, ये स्वार्थ नहीं है कि आपको मैंने नीचा दिखाना है, मेरा स्वार्थ है कि सोनीपत की डेवलपमेंट होनी चाहिए और आप इसको इस प्रकार से काम करो। पर उनकी कुछ मजबूरी रही होगी कि किस कारण से वो काम नहीं कर पाए, तो आज हमारी पार्टी में उनका हमने स्वागत भी किया है। तो मेरी जो है कि अगर मुझे पार्टी टिकट देती है, मेरे पर विश्वास जताती है, जनता मुझे चुन करके भेजती है, तो सोनीपत को मैं पंचकुला की तर्ज पे इसको डेवलप करना चाहता हूँ। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लिए टिकट के दावेदार ललित बत्रा। अभी हम फिर से आपके साथ मुखातिब होंगे एक नए चेहरे के साथ। आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। दर्शकों, आपने अभी ललित बत्रा जी को सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी। मुझे इनको सुनने के बाद, ललित बत्रा जी को सुनने के बाद, वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो मैं चाहूंगी हर राजनेता के मन में होनी चाहिए। बाधाएं आती हैं आए, घिरे परले की घोर घटाए, पांवों के नीचे हो अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में आग लगाकर धीरे धीरे जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही सत्ता में भागीदारी के चाहने वालों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं। सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि हम उन चर्चित चेहरों से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने जनता के बीच में रहकर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज हमारे साथ हैं पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार रघुनाथ कश्यप जी। कश्यप जी नमस्कार। जी इंदु जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। कश्यप जी, जनता जानना चाहती है प्रत्येक टिकट के दावेदार को, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। इंदु जी, पहले तो आपके सब दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि आपने पारिवारिक दृष्टि से जानने की चाह की, इंदु जी मैं ग्रामीण परिवेश से संबंध रखता हूँ। मेरा जन्म करनाल में एक गांव है गुनियाना, निंदोखेड़ी विधानसभा में, वहां पर 1970 में हुआ। प्राइमरी पढ़ाई जो मैंने की वहीं से की। उसके बाद पास में ही बस्तली गांव है, वहां से मैंने हाई स्कूल किया। तो हाई स्कूल के बाद हम नीलोखेड़ी चले गए। वहाँ पॉलिटेक्निक से हमने सिविल अभियंत्रिकी में डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर हम पानीपत आ गए, करीब 92 में पानीपत में आए और यहाँ से NFL में एक कंपनी में मैंने एक सिविल इंजीनियर के नाते काम करने का मौका मिला। 2 साल के बाद 1994 में हम पानीपत रिफाइनरी में चले गए। तो वहाँ काम करते रहे इंजीनियर के नाते और काम करते करते वहीं से फिर मैंने एक अपनी छोटी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। तो तब से लेकर अभी तक वहाँ काम चल रहा है। उसके बाद देश के कई अन्य भागों में भी मुझे काम करने का मौका मिला। इसके साथ साथ हमारा जो पैतृक कार्य है वो खेती का काम है। गांव में हमारी किसानी है, तो वहाँ पर हमने बचपन में पशुपालन से लेके खेती तक, हल चलाने तक सब कार्य किए, चाहे ट्रैक्टर चलाने का हो, चाहे हल चलाने का हो, चाहे दूसरे काम करने का हो, जमीन से जुड़े हम आज तक रहे हैं। और जो समाज सेवा का जो भाव है ये भी हमने परिवार से ही आया है। तो मेरे पिताजी सामाजिक जो कार्य होते हैं अपने समाज के, उसमें बहुत अग्रणी कार्य उन्होंने किया, पूरी जिंदगी कार्य किया। कुरुक्षेत्र में हमारा एक धर्मशाला है, कश्यप धर्मशाला करके, उसके निर्माण में जो निर्माण समिति थी वो उसके सदस्य थे और उसके निर्माण में सबसे एक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे हरियाणा से छोटा छोटा धन संग्रह करके बहुत विशाल धर्मशाला का निर्माण किया। तो उस दृष्टि से हम भी हरियाणा के जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन काफी संगठनों से जुड़े हुए हैं सेवा के भाव से और निरंतर सेवा इसमें कर रहे हैं। कश्यप जी, आज की जो राजनीति है वो आपकी नजरों में क्या है? राजनीति एक सेवा का माध्यम है। यदि आप मन से सेवा करना चाहते हैं तो एक अच्छा माध्यम है जो सरकार के और एक आम जनता का एक माध्यम बनके सेतु का काम करती है। जी कश्यप जी, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है, सभी अपना कर रहे हैं, टिकट की दावेदारी चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जनता भी यकीनन जानना चाहती होगी कि सामाजिक भागीदारी के चलते आपने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है और क्या कर रहे हैं। देखिए जी, पहले तो यदि आप विशेष तौर पे देखते हैं अभी उसने क्या किया जी, बिल्कुल, क्योंकि एक व्यक्ति एक समाज में ही अपना योगदान दे सकता है जी। जो समाज में संगठन होते हैं या समाज के जो अन्य काम होते हैं उसमें सहयोग करता है। उसके लिए हम पिछले यदि हम पानीपत ग्रामीण की ही बात करें तो मैं जैसे यहाँ 1998 से मैंने यहाँ रहना शुरू किया था। 1998 के बाद कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, चाहे वो रामलीला का कार्यक्रम हो, दशहरे के कार्यक्रम हो या कोई दूसरे जागरणों के कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक कोई सेलिब्रेशन हो, इस तरह से कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हमको जाने का मौका मिलता है, एज ए सेवक जाने का मौका मिलता है। कोई उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में, कोई मुख्य अतिथि के रूप में, इस तरह से सब निमंत्रण देते रहते हैं। चाहे गौशाला की बात कर रहे हैं, गौशाला वाले काफी सारे गौशालों से मैं वैसे भी जुड़ा हुआ हूँ।
धार्मिक काम, सामाजिक काम, इसमें निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, एक पदाधिकारी भी रहा हूँ, तो जो अनुशासनिक दृष्टि से देखे, जो पार्टी जिम्मेदारी देती है, संगठनात्मक जिम्मेदारी देती है, दूसरी जिम्मेदारी देती है, उसमें अपना पूरा सहयोग, अपना मन से, तन से, वो जब धन की तो जरूरत कमी पड़ती है पार्टी में, यदि इस तरह की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है तो उससे भी, उसमें हम संगठनात्मक दृष्टि से हमने बहुत काम, अपनी दृष्टि से बहुत सारा कार्य किया है। कश्यप जी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आपको योग्य मानती है कि हाँ आपने जनता के बीच में रहकर काम किया है, जनता का सहयोग आपके साथ है, तो आपके क्षेत्र की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप सबसे पहले दूर करना चाहेंगे कि हाँ इन समस्याओं को मुझे दूर करना ही करना है? इंदु जी, मुझे याद है जी 2009 का जब चुनाव हुआ, यहाँ से विधायक इंडिपेंडेंट विधायक बने थे, बाद में वो कांग्रेस के पाले में चले गए। तो 2009 से 2014 तक पानीपत ग्रामीण में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। पूरे पानीपत की हर गली, हर सड़क कच्ची थी। उसमें जब बारिश का पानी आता था, घरों में चला जाता था, तो लोग बहुत परेशान थे। एक बार तो जनता ने परेशान होकर तत्कालीन विधायक जी को पकड़ के उसमें भी बिठा दिया था पानी में, इतनी नाराजगी थी। 2014 में जब चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, वाराणसी में माननीय मनोहर लाल जी प्रभारी थे प्रधानमंत्री जी के चुनाव, तो उस चुनाव में मुझे भी जाने का मौका मिला और मैं राजा तालाब विधानसभा में तकरीबन 20 बूथों में मेरे को काम दिया था माननीय मनोहर लाल जी ने उस समय। तो जैसे चुनाव खत्म हो गए तो हम वापिस आ गए। तो उसके 1 महीने के बाद मनोहर जी का पानीपत में आना हुआ। तो पानीपत में आना हुआ तो उस समय उन्होंने पानीपत ग्रामीण का भ्रमण किया। वो इस कार्यालय पे भी आए थे, यहाँ पर भी वो आए थे। तो मनोहर जी सब कार्यकर्ताओं से बात की थी। तो जब मनोहर जी ने वो देखा पानीपत का हाल, तो सोनोली रोड पे हमारी बैठक थी कार्यकर्ताओं की। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा, मैं बहुत हरियाणा में घूमा और जो पानीपत ग्रामीण का जो हाल है, जो नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं, वो मैंने कहीं नहीं देखा है। और जनता से उन्होंने वादा किया भी जब बीजेपी की सरकार बनेगी, उन्होंने ये नहीं कहा जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जब बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार, तो हम सबसे पहले पानीपत ग्रामीण का विकास करने का काम करेंगे। आज की राजनीति में दृढ़ रूप से हम ये कह सकते हैं कि जीत उसकी है जिसके साथ जनता है। तो एक प्रश्न जनता भी आपसे जानना चाहती होगी और मैं भी जानना चाहती हूँ कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? इंदु जी, हम पार्टी में काम करते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं जी, और पार्टी में अनेक कार्य होते हैं। अब मुझे कार्य जो मिला है वो चुनाव देखना है, आपको गली में जाके प्रचार करना है, पार्टियों की नीतियों पर चर्चा करनी है, समाज में जाके संपर्क बढ़ाना है। जी बिल्कुल। अब माननीय नायब सिंह सैनी जी को मिला है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, इस प्रदेश को चलाना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अब मुझे पार्टी बोलेगी रघुनाथ अब आप जाके चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ेगा। जी। पार्टी कहेगी किसी दूसरे को बोलेगी, वो चुनाव लड़ेगा। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है अभी उसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों दे दिया, मेरा नंबर था, मेरी संख्या ज्यादा है, उसकी संख्या कम, उसे नहीं किया। ये सब पीछे चली गई है बातें। समर्पित होकर आपको आपका कार्य करना है। वो जो इसको पार्टी की विचारधारा का नहीं पता है। हाँ, कुछ लोग हैं नए आए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, या कुछ काफी सारी अपेक्षा लेके आए हैं, पूरे बोर्डों लगा देंगे, सड़कों को लाल पीला कर देंगे, नाम लिख देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं। बोलेंगे हाँ मेरा दावेदार होगी। देखो पार्टी को सबसे पहले तो ये लगना चाहिए क्या ये असलियत में हमारा कार्यकर्ता है या पार्टी को अपना समझता है। देखो जब हम परिवार में रहते हैं, परिवार में अब बड़ा भाई है, उसको शायद ज्यादा मेहनत करता है, कमा के भी लाता है, छोटे हैं वो काम भी नहीं करते, वो खाते भी हैं।
तो ये तो एक परिवार है, जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी करेंगे। तो हमारा ऐसा ना, यदि मेरा ऐसा होता तो 14 में मैं बिल्कुल, अभी तो मेरा कुछ भी प्रचार नहीं है, 10 गुना प्रचार था 2014 में, 19 में। तो जब भी ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं है। वो तो जो हमारा काम है पार्टी की सेवा करना, चाहे हमारी पूरी जिंदगी में निकल जाए। हाँ, इस अगला जन्म मुझे लेना पड़ेगा तो पार्टी की सेवा करने के लिए हम जन्म लेंगे। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से रघुनाथ कश्यप जी को, जो भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। हम भी ये चाहते हैं कि उपयुक्त दावेदार को पार्टी टिकट दे और वो विजयी रहे। हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप बने रहिएगा टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं। सभी राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। उन्हीं लंबी लाइनों के बीच में से कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनसे हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं गोहाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार राम अवतार बंसल जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बंसल जी नमस्कार। नमस्कार। बंसल जी, सबसे पहले आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, क्योंकि हमारी जनता भी जानना चाहती है कि हमारे बीच में से कौन टिकट के दावेदार हैं। जी मैम। जी मैडम, मेरा यहाँ पे एक मैम रोड के सामने एक स्पेयर पार्ट की दुकान हुआ करती थी सन 1985। उसके बाद मैंने जींद मोड़ पे यहाँ पे किराए की दी थी दुकान, और जींद मोड़ पे अपना प्लॉट लेके एक कबाड़ी है उसके सामने, अमीर कबाड़ी के सामने मैंने अपनी पर्सनल जगह खरीद के और उसमें दुकान बनाई थी। तो मेरा स्पेयर पार्ट्स, इंजन पार्ट्स और थोड़े बहुत इंजन वगैरह बेचता था मैं। तो उसके बाद सन 2000 में मैंने सैनिटरी हार्डवेयर पेंट का काम किया था, मतलब चेंज करके लाइन चेंज। तो कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं तो कुछ लाइन चेंज करनी पड़ी। तो उसके बाद मैं एक दोस्त के यहाँ मिलने गया था गुड़गांव। तो गुड़गांव में देखा मैंने भाई यहाँ पे स्कोप अच्छा है, तो मैं गुड़गांव में सैनिटरी हार्डवेयर पेंट का काम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वहां पे मैंने सेट किया था। और मैंने लगभग 2011-12 में ये ऑफिस बनाया है बीजेपी का, जिसमें आप बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को मैंने सपोर्ट कर दिया था। हमारे अध्यक्ष होते थे श्री राम विलास जी शर्मा, वो आए थे उद्घाटन पे। फिर हमने जनसभा मंडी अनाज, नई अनाज मंडी में वहां पे हमने अपनी जनसभा करवाई थी। तो कुल मिला के पार्टी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूं। 12 साल का संघ प्रवेश है मेरा। जगदीश जी मित्तल वहां प्रांत प्रचारक हुआ करते थे उस टाइम पे, तो शाखा लगानी शुरू कर दी थी हमने। तो कुछ कारणों से बीच में व्यापार की कुछ समस्याएं, कुछ और बीच में आना जाना कम रहा है। तो ये ऑफिस बनाने का मकसद क्या था मेरा, कि मेरी कुछ जनहित की भावना ऐसे बनी थी तो कुछ न कुछ किया जाए। यहाँ पे हमारे गांव शहर को तो देखो हम संभाल लेते हैं, कुल मिला के नगर पालिका है, ये है वो है, लेकिन गांव के अंदर कोई सुविधा वगैरह पहुंचाना बहुत ही कठिन है। गांव के सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर हमारे वहां के जो भैंस है और है, मतलब हमारे जो पशु है, पशुधन है हमारा, वो बेचारा मतलब काफी बीमार होके ये वो इतनी देखभाल नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात हमारी है पशुधन का बहुत हमारे को लॉस हो रहा है गांव के अंदर। नंबर 2,
नंबर 2, हमारे छोटे छोटे बच्चे कई बार ऐसी ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं वहां पे, तो मेडिकल सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 3 पे आता है शिक्षा। नंबर 3 पे शिक्षा आती है। शिक्षा प्रणाली देखो ये भी बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में उनको छोड़ना पड़ता है। जी, आप ये सब कुछ बता रहे हैं कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं, लोकहित को आप हमेशा ध्यान में रखते हैं। देखो जनता भी आपसे ये जानना चाहती होगी कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या प्रेरणा मिली आपको, कैसी प्रेरणा मिली आपको? राजनीतिक मुझे राजनीति में आना चाहिए। जी जी जी। तो श्री मंथन दास जी, डॉक्टर मंथन दास जी थे उस टाइम जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे क्या नाम ये, हाँ, डॉक्टर भक्तराम गोयल जी। डॉक्टर भक्तराम गोयल जी है जो, वो हमारे अध्यक्ष बने थे, जिला अध्यक्ष। उस टाइम उनके साथ मैंने काम किया है। उसके बाद व्यापार मंडल का बनाया था मेरे को गुआने का, तो व्यापार मंडल में देखा है जो भी काम होता पार्टी, छोटे मोटे काम, रामफल को लीजिए, हमारे महामंत्री होते थे उस टाइम यहाँ पे हरियाणा के। तो उसके बाद मेरे को इसमें यहाँ का है ना, यहाँ का मंडल अध्यक्ष बना दिया मेरे को। मंडल अध्यक्ष में काम किया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे नरेंद्र जी दैया युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष होते थे सोनीपत के, तो उस टाइप पे मैं उपाध्यक्ष की उपाधि थी मेरे पास। दर्शकों, टिकट किसको मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल को ये ध्यान में रखना होगा कि जीत निश्चित रूप से उसकी होगी जिसके साथ जनता है। बंसल जी, गोहाना विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी टिकट की दावेदारी को कितने मजबूत रूप से रखते हैं? मैडम, नंबर 1, जी, मैं संघ के संस्कारों से जुड़ा हुआ हूँ, एक तरह से पला हुआ हूँ। जैसे माता पिता अपनी गोद में बच्चे को पालते हैं, आपने भी ऐसे 12 वर्ष की अल्पायु हाँ जी, आपने- बिल्कुल 12 वर्ष की अल्पायु में जी, मैंने संघ ज्वाइन किया था। जी, तो उसके बाद ऐसी कृपा रही हमारे ऊपर, जी, तो कोई किसी किस्म का ऐब आजकल पता नहीं लोगों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, कोई कमी नहीं आने दी। सबसे बढ़िया बात यह है, मैं बड़ा आभारी हूँ संघ का। जी, हाँ, जो प्रेरणा, इतनी बढ़िया प्रेरणा जो संघ में मिलती है हर एक जगह नहीं मिलती, या सत्संग में मिलती है या संघ में मिलती है, दो ही चीज है ये। बंसल जी, भारतीय प्रेरणा जनता स्रोत। पार्टी आप पर विश्वास करती है, आपको टिकट देती है, तो ऐसी कौन कौन सी विकास योजनाएं हैं जिनको आप गोहाना विधानसभा क्षेत्र में लाना चाहिए? देखो मैडम, जी, हमारा है कौन सी समस्याएं आपने ऐसे मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र है हमारा नंबर 1। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। जी, पहले ग्रामीण क्षेत्र का भला हो। 80% हमारी जनता गांव में रहती है, हाँ जी, ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का भला होगा तो तभी शहर का भला होगा। ग्रामीण खुशहाल होंगे, शहर भी खुशहाल होंगे। ग्राम वाले बेचारे कमा नहीं पाते, कोई ओलावृष्टि होगी जी, कोई आगजनी होगी, कोई ये हो गया, कोई पशु डेथ कर गया उनकी, मतलब ऐसी ऐसी समस्याओं से जूझते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, नंबर 1 तो वहां पे मेडिकल सुविधा अच्छी हो, गांव में जी, स्वच्छ पानी मिले उनको। नंबर 3, स्वास्थ्य, बच्चों को शिक्षा शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। प्राइवेटों में इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, प्राइवेटों में खर्चे बहुत है, नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा जर्जर अवस्था में है ऐसे। ना के बराबर ही है। बिल्कुल। सभी लोग बोलते हैं, टीवी वगैरह पे देखते हैं हम, और जाके भी देखते हैं, जर्जर हालात में है। बिल्कुल, तो मैं तो ये चाहूंगा, चाहे मेरे को टिकट मिले ना मिले, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भाई को मिले, भाई जमींदार की तरफ थोड़ा ध्यान करते हुए उसी से हमारे शहर खुशहाल हो सकते हैं। अगर जमींदार खुशहाल होगा तो। कई बार इनको दवाइयां वगैरह है, ये है वो, उनमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अपने
बीजेपी के राज में तो ऐसा नहीं हुआ। खैर अगर भाई कोई आई हो, सुना नहीं मैंने, अगर आई भी होगी तो देखो मेरी नॉलेज में नहीं आई है बात। भाई हो सका शुरू में 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कभी आई हो एक आधी बात। तो ये है ना, ये चीजें बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा सरकार को, और विधानसभा में ये आवाज उठाने वाले आदमी मदद कर सकते हैं। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे गोहाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लिए टिकट के दावेदार राम अवतार बंसल जी को। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपने कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।